फॉर्मूला था। सो बेसिकली कॉलिजन कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ टकराते हैं, है ना। कॉलिजन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है कॉलिजन? ठीक है, बन तो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो कोलिजन दो प्रकार का ऐसा हो सकता है। एक होता है हमारा हेड ऑन, और एक होता है ऑब्लिक। हेड ऑन और ऑब्लिक दो टाइप का कोलिजन आपको यहाँ पर मार्केट में मिलता है। हेड ऑन में क्या होता है एक्चुअली, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो पैरेलल होती है लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इंपैक्ट लगती है अलोंग द कोलिजन फोर्सेस। कोलिजन फोर्सेस के अलोंग लगती है। और इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है इज इंक्लाइंड टू द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन अलोंग वेलोसिटीज। जैसे कि यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इन दोनों में टक्कर की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, इनमें जब टक्कर होगी तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसे ये इस पे इधर लगाएगा, इस पे। ये कोलाइडिंग फोर्सेस बहुत हाई मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ये कोलाइडिंग फोर्सेस है, जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इनको इंपल्सिव फोर्सेस भी कहा, दे आर कॉल्ड एज इंपल्सिव फोर्सेस, जो कि थोड़ी देर में बैंड बजा देंगे, थोड़ी देर में से लगते ही। तो ये करते क्या है, इंपल्स होता है एफ डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी हो जाएगा P2 माइनस। थोड़े से समय के लिए लगेंगे लेकिन परिवर्तन बहुत ज्यादा, डैमेज, हाईली डैमेज फोर्स है ये। बट ये सबसे अच्छी बात क्या है कि हमेशा नेट फोर्स क्या रहने वाला है पूरे सिस्टम। ये बहुत अच्छी बात लगती है इसमें। यानी कि कॉलिजन कोई सा भी हो, एक बात तो कंफर्म है कि नेट फोर्स तो जीरो होगा। नेग्लेक्टिंग एमजी, एमजी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, और ऐसा रहा तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर। यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, ये तो होना ही है, दिस इज फॉर श्योर। अब ये एलओएम जो है आप देख सकते हैं एलओआई के पैरेलल, तो ये कौन सा कॉलिजन हो गया? ऑब्लिक नहीं, हेड ऑन। हेड ऑन में थोबड़ा एकदम ऐसे आगे भिड़ेगा, समझ रहे ना। और अगर साइड से थोबड़ा भिड़ा रहे तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिक। जैसे कि ये है और एक ये है। अब ये दोनों को आप स्पीड दे दो दोस्तों। क्या लगता है, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? अरे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, कि नहीं टकराएंगे? ये कहाँ से आ जा रहा है, नहीं टकराएंगे। सीखना पड़ेगा। तो ये जब टकराएंगे तो ऐसे टकराएंगे। व्हाट डू यू से?
तो ये जब टकराएंगे तो भेजे चकराएंगे कि नहीं चकराएंगे? यस और नो? तो ये होगा हमारा LOI, जबकि लाइन ऑफ मोशन तो ऐसे था, नहीं था। तो ये कौन सा कोलिजन है? इसकी खास बात क्या है समझे। इसकी खास बात क्या है? velocities perpendicular to LOI remains unchanged. And velocities parallel to LOI ये चेंज हो जाए। और यहां पर एक टर्म होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V2 माइनस V1 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। So that is velocity of separation। और U1 माइनस U2 को बोलते हैं velocity of। ये जो E होता है ये हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही निकाला जाता है। दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अलोंग द लाइन ऑफ, यानी कि जो वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रहेगी उनकी मदद से ये निकाला। जबकि जो मोमेंटम होता है वो सभी दिशाओं में कंजर्व, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि लेट से अगर ये वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी u1 है, लेट से ये वेलोसिटी u2 है, ये m1 है, ये m2 है, तो u1 का जो भी कंपोनेंट ये वाला होगा ना वही काम आएगा। सिमिलरली u2 का जो कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा ना वही काम आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि एंगल θ1 है, ये एंगल क्या है थीटा, तो आप देख सकते हैं u1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u1 cos θ1 और u2 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u2 cos θ। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज u1 sin θ1 एंड दैट इज u2 sin θ, तो वो चेंज नहीं होता। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी अगर हम v1 v2 माने तो फिर वो चेंज होती नहीं, वो वही रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। और इनसे निकलेगा मेरा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना। इट इज वेरी क्रूशियल थिंग। इतना टफ आपको पूछेगा नहीं, आज दिन तक तो आया नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से आपको चीजों को याद रखना होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, इसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में रहे, 1 से बड़ा नहीं है। और अगर ई अगर 0 है तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको आप परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन भी कर सकते हैं। और ई बराबर यदि 1 है उसको बोलते हैं इलास्टिक। कुछ इसको परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक कहो या इलास्टिक कहो एक ही बात। और अगर ई 0 से 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक। सर कौन सी होगी, हेड ऑन या फिर ऑब्लिक? कोई भी हो सकती। और ई की खास बातें बताओ। ई किस पे डिपेंड करता है? सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन पे डिपेंड, सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड। कौन? ई। ये आपको ध्यान रखना।
आपको तो अक्सर हेड ऑन कोलिजन ही मिलने वाली है ना। ऑब्लिक का एक आधा केस बता दूंगा। तो अब मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वगैरह के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, वहीं से क्वेश्चन आ जाए। कोई बड़ी फिर स्टैंडर्ड एग्जांपल बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज लर्न। ई का और मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ई का और मोमेंटम कंजर्वेशन से लेना देना, ई अलग चीज है। ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हेड ऑन के लिए लिख लेते हैं। हेड ऑन ही आपको ज्यादा पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि मान लो ये m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, फिर m2 है, इसका वेलोसिटी क्या है, इट इज बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन के बाद क्या आएगा, ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन यहाँ पे होता है डिफॉर्मेशन। तो जैसे एक स्प्रिंग को अगर दो ब्लॉक लगा दिए जाए और एक ब्लॉक को धक्का दिया जाए, तो उसमें पहले आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। वो मैक्सिमम कंप्रेशन ही क्या कहलाता है यहाँ पर, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और उस समय पर दोनों का वेलोसिटी किसके बराबर हो चुका होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो फिर रिफॉर्मेशन आता है। फिर क्या आता है, यानी कि वापस सेपरेट होती है। तो पहले मान लो u1 बड़ा था u2 से, फिर जब ये पास में आने लगेंगे या टकराएंगे लेट से, तब u1 तो घटेगा और u2 क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। एक समय ऐसा आएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब इनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। फिर वापस जब सेपरेट होंगे तो क्या हो जाएगा, फिर v1 घट रहा है, v2 बढ़ रहा है। तो दिस इज यहाँ पर v2 बढ़ा है किससे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाना ही है आपको। m1 u1 प्लस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v cm बेसिकली, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। और फिर क्या आ जाएगा, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। सर ये हर डायरेक्शन के लिए वैलिड है, ये हर डायरेक्शन वैलिड फॉर ऑब्लिक और हेड ऑन, सबके लिए वैलिड। अब सबसे बड़ी बात ई, ई का फॉर्मूला हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ, तो ये वेलोसिटीज जो दी गई है v1 v2 u1 u1 u2 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है, एंड v1 v2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ड्यूरिंग। तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा, u1 बड़ा है ना, तो u1 माइनस u, और बाद में कौन बड़ा है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल लेते हो, v1 और v2। क्या आ जाता है v1 v2, तो v1 आ जाता है बोलो m1 माइनस em प्लस ये v1 है, और v2 के लिए m2 माइनस em1 प्लस m2 तो ये हेड ऑन कॉलिजन्स के लिए बता रहा था। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर। तो इसमें लॉस होता है तो के इनिशियल माइनस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ v1 स्क्वायर माइनस हाफ। सोल्व करेंगे तो क्या आता है आपको तो पता है सर, हाफ इंटू म्याऊ इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर।
इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, पूरा लिख देता हूँ, हाफ m1 m2। गलत है, इजीली निकाल सकते हैं। अब यही अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो e का वैल्यू 1 का, इलास्टिक के लिए भी लिख लो। इलास्टिक कोलिजन में आपका इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, कोई डेल्टा के उसमें नहीं। एक्चुअली ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, बट इनिशियली और फाइनली काइनेटिक एनर्जी फिर कंजर्व रहेगी इलास्टिक वाले। तो इलास्टिक कोलिजन वाले केस में क्या कर लोगे आप, या पहले परफेक्टली इनइलास्टिक देख ले, इसमें ई क्या हो जाएगा, ये, और ई जीरो होते ही जो है एकदम खत्म हो जाएगा, v1 बराबर v2 आ जाएगा, नथिंग बट v c m1 u1 प्लस अपॉन, एक चिपक के चल, मतलब रिफॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस, दैट इज हाफ इनटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस आपको। कौन सी कोलिजन में, एकदम भारी वाला कोलिजन, इलास्टिक थोड़ा अच्छा है, इलास्टिक में ये कितना हो जाता है, और v2 सर, इतने सारे फॉर्मूले कौन रटेगा, आप रटेंगे और कौन, अरे किसने रटना है, कि मैंने रटना है, आपने रटना है, मैंने थोड़ी रटना है। क्या एडिकेटिंग कर रहा है, समझ गया ना, आपने करना पड़ेगा ये, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मोमेंटम तो सब में कंजर्व, पर इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, हेड ऑन इलास्टिक। तो तीन स्पेशल केस है, याद रख लेंगे आप। पहला स्पेशल केस ये है कि अगर मान लो मास सेम है और ये जा रहा है, इसको ठोक देना है, तो बाद में क्या होगा, ये तो रुक जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, पहले ये रेस्ट पे था, अब ये रेस्ट पे आ, वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज, इफ m1 बराबर, कौन सा कॉलेज है, हेड ऑन। जैसे कि इसको देखो आप, ये 4 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, टकरा गए भाई, क्या होगा, ये 2 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, खतरनाक है। कौन सा कोलिजन चाहिए लेकिन, हेड ऑन इलास्टिक। दूसरा केस, अगर ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, और इसका स्पीड ये है, तो क्या हो जाएगा, ये तो उसे ऐसे चलता रहता है और इसका स्पीड डबल हो जाएगा, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। और तीसरा केस है उल्टा, m1 छोटी है, m2 बहुत बड़ा है,
और ये रेस्ट पर है, तो क्या होगा, ये डबल नहीं वापस आएगा और ये रुका रहेगा। डबल यहाँ हो गया ना, यहाँ डबल नहीं होता है, पलटी मार के आ जाए। तो ये तीन स्पेशल केस आप जरूर याद रखें, किसके, लास्टिक कोलेजन। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और मेरे मन में आ गया, ऑब्लिक का भी बता देता हूँ। ऑब्लिक, ऑब्लिक इलास्टिक कॉलेज। तो ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में आपने क्या ध्यान रखा कि मान लो M1 गया और M2 को टकरा गया, और M2 रेस्ट पर था, किस पर था, तो जब ये टकराएंगे तो ऐसे टकराएंगे, कैसे नो, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस केस में होता क्या है, M1 M2 हमेशा, M2 तो बेचारा उधर ही चलेगा जैसे कि हम लोग कैरम खेलते हैं, तो कैरम में हम करते क्या है, स्ट्राइकर से मारते हैं ना, तो अगर वो रेस्ट पर है तो स्ट्राइकर से जिधर हम मारेंगे धक्का उधर ही जाएगा, यानी कि अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर है तो M2 तो इधर ही जाएगा, तो M1 जो जाएगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर जाएगा। अगर E का वैल्यू कितना है, ये एंगल हमेशा 90 है। हमेशा ऐसा, ऐसा होना ही चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बट मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि V1 और V2 हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है लेट्स से, तो ये कितने पे जाएगा, 90 माइनस, दैट इज 110%। ऐसा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री पे चलेगा। अब स्टैंडर्ड केस की बात करो इसमें, तो स्टैंडर्ड केस ये आता है कि अगर मान लो कोई बॉल गया यू वेलोसिटी से, टकराया, अब ये ग्राउंड से टकराया, कौन सा कोलिजन करेगा, मान लो इन इलास्टिक, हेड ऑन करेगा, ऑब्वियस सी बात, तो ये EU से जाता, और अगर काइनेटिक एनर्जी के से आया तो ये जाता है E स्क्वायर के से, U से आया तो EU से जाएगा, के से आया तो E स्क्वायर के से, और अगर ये A साइड से रेस्ट से आ रहा है तो जाते समय ये E स्क्वायर एच पे जाएगा, E स्क्वायर एच पे जाएगा। U से आया, EU से गया, के आया, कैसे आया था, E स्क्वायर के से, A साइड से आया था, E स्क्वायर A साइड था, और E हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। मैं समझे, समझे, ये याद रखना पड़ेगा, ये महत्वाची कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है, अब इसका एक वर्जन और आगे बढ़ा दे थोड़ा सा, हेड ऑन ना करके ऑब्लिक कर दे। ऑब्लिक का मतलब क्या सर, सर ऑब्लिक का मतलब ये ऐसे आ रहा होता है, तो आपको तो पता है कि ऐसे आएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, चला, टकरा कैसे, तो जब ये टकरा रहा था तब तो ऐसा था, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा आएगा, जो इसके सेंटर से
दिस इज योर लाइन ऑफ, ग्राउंड तो हिलने वाला नहीं है, तो मान लेते हैं ये यू से आ रहा था, ये जाएगा बीच, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना मान लो E। तो मान लेते हैं बेटा कि ये थीटा एंगल है, तो इसके यू के दो कंपोनेंट होते हैं, यू cos थीटा होगा, और लो मान लो ये गया है फाई एंगल, तो ये होगा वी cos फाई और ये होगा वी sin फाई। एक चीज बता देता आपको मैं, गौर से देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो चेंज होती नहीं, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पहले परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या थी, u cos, और अब कितनी है, ये दोनों बराबर। और सर ने क्या बोला था, अगर u sin थीटा से जाता है, u sin थीटा से आया है, तो कितने से जाएगा, eu sin, यानी कि eu sin थीटा किसके बराबर है, v sin थी, अरे हाँ है ना, और v का वैल्यू यहां से डाल, cos थीटा cos फाई तो sin फाई, u से u क्या हो गया, मर गया, e आ गया टेन पाई अपॉन टेन थीटा। क्या आया बेटा ई, तो टेन पाई आ जाएगा ई टेन थीटा। नहीं समझे, अरे नहीं समझे, जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन, आज ही मैं कर रहा था वो क्वेश्चन, लेटर से देर इज एन इंक्लाइन, अरे यार इसे तो नहीं बनेंगे, तो भंगार है, तो भी इंक्लाइन प्लेन नहीं बनेगा, इससे ही बनाना पड़ेगा, जादुई प्लेन से। तो देखो जादुई प्लेन से एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, सत्तार ऐसे बना दीजिएगा, अरे ये क्या है भाई, ये गधा है, बोलते ना गधे को घोड़े के सींग लगा देने से गधा घोड़ा नहीं हो गया, गधा गधा ही रहे, ठीक है, तो ये फिक्स है। और मान लो ये एंगल जो है थीटा है, कितना है, अब मान लो बॉल ने आके इसको हिट कर दिया, और हिट करके यू से आ रहा था बेचारा, और ऐसे चला, अभी इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, तो उसका तो कुछ होने वाला इज नॉट, उसका तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। ऐसे आया और ऐसे चला गया, और आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई का वैल्यू क्या होता है, टेन पाई अपॉन टेन, ये करना है ना हमको, तो देखते हैं फाई एंगल होता है क्या, फाई एंगल तो ये है, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट से अगर हम देखें, तो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, इसका मतलब तो ये पाई है और ये थीटा है, क्या लगता है, गलत बढ़ा रहे कि सही बढ़ा रहे, नहीं गलत, अरे भाई इसको देखो, तो ये यू से आया, ये तो है यू, और ये रवि, इसका मतलब तो ये पाई है, और ये क्या है, अब ये देखो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा है ना, और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान से सुनना, ये थीटा है तो ये कितना आया, थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई कितना आया 90 माइनस थीटा। ई का फॉर्मूला क्या है, टेन पाई, पाई की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा, और थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, दिया जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा 60 डिग्री दिया है, तो टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी कितना होता है, रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन चाहिए तो 45 ले लो, बिकॉज टेन 45 कितना होता है वन,
तो इसे आप ई निकाल सकते हैं, ऐसा वी निकाल सकते हैं। वी किस किस का हो जाएगा, दिस प्लस वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ये तो किसके बराबर है बट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बट ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, ई यू साइन थीटा। तो ये बच जाएगा यू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर, दैट इज वी। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बट इतना हाई लेवल पूछेगा नहीं, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, विल नॉट आस्क दिस लेवल फ्रॉम यू गाइस। इसके बाद वाला थोड़ा ज्यादा हाईली स्टैंडर्ड, तो उसकी चर्चा करें। क्या है सर वो, ये मास सेम है, ये मास सेम है, ये तो यू से जा रहा है, ये रेस्ट पर, और दोनों चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद कॉमन वेलोसिटी, दोनों चिपक जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या लिखना होगा, एम यू बराबर एम प्लस एम इंटू एम यू अपॉन, ये थोड़ा सा ज्यादा सच गलत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो है ये यू से चल रहा था, फिर जो है ये यू बाई टू से जाने लगा। टू एम का वेलोसिटी निकालो। क्या करना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, एम यू बराबर एम इंटू यू बाई टू प्लस टू एम बी, टू एम बी बराबर एम यू बाई टू, एम से एम कट गया तो वी इज इक्वल टू यू बाई फोर। ऐसे चंपू चंपू क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंपली आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ और आंसर आ जाए। क्या यहाँ पर आप ई भी निकाल सकते हो, ई भी निकाल, क्या है वी टू माइनस वी वन, तो कितना आया, यही वी टू है, दैट इज यू बाई फोर माइनस यू नहीं यू बाई टू अपॉन माइनस, कर सकते हैं, हो जाएगा ना, तो सोल्व कर लेंगे कुछ तो आंसर हो जाएगा ना, तो वी कैन डू। वो मैंने रेंडम वैल्यू ले लिया तो वैसे आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ जाएगा ये। प्लस में लाना है तो प्लस में भी ला सकते, ई तो माइनस में नहीं आना चाहिए। हाईली स्टैंडर्ड की बात करें तो ये बुलेट है, या कि इसको ठोक देगी, बताया था क्या, केस वन है बुलेट स्टिक्स टू, तो स्टिक कर जाएगी तो दोनों फिर साथ साथ में चलेंगे। तो अभी निकाला था ना वी का फॉर्मूला एम यू अपॉन, तो ये कुछ ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, कितना, एच मैक्स यू स्क्वायर, याद रखिए। कर लोगे ना, और ये थीटा भी पूछ सकता है ना, पता था क्या आपको, एच विल बी एल माइनस एल,
ऐसे थीटा आ गया। केस 2 में क्या होगा, ए बुलेट कम्स आउट, यानी कि बुलेट बाहर आ गई, तो मोमेंटम कंजर्वेशन चेंज हो जाएगा और हाइट भी चेंज हो जाएगा। अब हाइट हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई, यहाँ से आप v1 निकाल लेना, इस v1 को यहाँ डाल देना तो v2 आएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मुझे लगते हैं। लास्ट स्टैंडर्ड है आपका, क्या आप तो ऐड ही नहीं कर पा रहा। पेजेस खत्म, इसने तो बोला था कितने भी ऐड कर सकते। ये तो मुझे तो पागल लगा, कहाँ से पढ़ना चालू किया तुमने? एक काम करो ना, ये वो डिलीट कर दो ना, डाउट वाले पे। क्या लिखा है? सर आप पीडीएफ में डाउट नहीं डाल, 9th वैसे है ना, पीडीएफ में डाउट नहीं डाल। डालू क्या? डाल, पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। लास्ट केस बचता है वो बॉल ड्रॉप करने में, वो बता देता हूँ। ए साइड से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एनएथ कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? डिलीट कैसे करते हैं यहाँ से? तेरा ऑप्शन दे, सबको रीड करना है तो डिलीट ऑप्शन था, एक एक करके करना था क्या? हाँ डिलीट पेज कंटेंट डिलीट। एक काम करो, ये व्हाइट बोर्ड क्लोज करो, यहाँ व्हाइट बोर्ड। अरे हमको तो एक ही पेज चाहिए वैसे, आपको ही पता है ना। बाउंसिंग ऑफ बॉल, इसमें क्या है, बॉल को अपन ने बाउंस कर दिया, कितनी हाइट से छोड़ दिया? एच हाइट। तो ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ, अब आप और टाइम कितना लगेगा यहाँ पे आने के लिए? अंडर रूट ऑफ एच बाई एच। तो आपको सर ने बताया कि हर बार अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई है तो कितने से जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर के से जाएगा, ये आपको पता है, सब मैंने बता दिया है ना। तो ये मान लो चला गया हाइट h1, फिर आएगा, फिर हाइट कितना जाएगा? h2। तो एच एन एच जो होगा वो होगा e रेस टू 2nh, यानी कि आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद, जबकि nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो होगा वो होगा e रेस टू n h, e रेस टू n। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आ जाता है t इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस, और टोटल डिस्टेंस आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाता है h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। अब इसमें कभी कभी जो है आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लेता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम जैसे हाइट आया ना, अच्छा, e का पावर। अब सुनो, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो है, कभी कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसमें डिस्प्लेसमेंट h आएगा,
h/t करना, और कभी कभी एवरेज स्पीड पूछती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन, तो d/t करना, बस इतना ही करना है। इससे अपना कल्याण हो गया, कल्याण ही चाहिए ना। Okay. अब आप वो जो पीडीएफ था उसके क्वेश्चन सारे बना लो, बस सॉल्व, ठीक है। कल अपन जीआरबी करेंगे, कॉलिजन में मोटा मोटी यही है, इससे क्वेश्चन बन गया। जब आपने एफटी दिया होगा, अब ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा शायद।